स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज हम पहुंच चुके हैं द्रव्यगुण विज्ञान के एमसीक्यू भाग 10 में और धीरे धीरे जो है प्रश्नों की जो संख्या वो धीरे धीरे बढ़ रही है और हमने जो है एमसीक्यू जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्शन से सेट किया हुआ है। तो जैसे आप सभी ने देखा होगा कि रस शास्त्र में अलग अलग प्रश्न जो है बनाए गए थे, उसी तरह द्रव्यगुण में भी क्रमवार हम लेकर के चल रहे हैं। द्रव्यगुण में भी प्रश्नों की जो संख्या है बराबर ही है, तो 150 प्रश्न इसमें आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो 150 प्रश्न कम नहीं होते हैं और अलग अलग सेक्शन से छांट करके प्रश्न जो दिए जा रहे हैं वो भी एक तरह से बेहतरीन है, आपके तैयारी के लिए बहुत ही पर्याप्त है। तो आप इन प्रश्नों को लिखिए और अच्छे से उनको तैयार कीजिए। और हम बार बार क्या कहते हैं कि सभी जो आयुर्वेद वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं, आयुर्वेद परीक्षाओं की, भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, आप चाहे किसी भी राज्य से हो। तो इसमें हम देखेंगे कि जो द्रव्यगुण की जो भाग 10 है उसमें प्रश्न किस हिसाब से हैं और कैसे उनका समायोजन किया गया है, किस तरीके से उनको रखा गया है, और एक एक प्रश्न को हम एक्सप्लेन भी करते हैं, समझाते भी हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्नों को सही तरीके से अगर समझ जाएंगे तो कहीं भी अगर प्रश्न एग्जाम में अगर आपको दिख जाएंगे तो आप उसका गलत आंसर नहीं दोगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न लेते हैं इस एमसीक्यू सेक्शन का। अगर पहले प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि शीतवीर्य होते हुए भी कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ पाचक के रूप में वर्णित है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी ऑप्शन में जो भी द्रव्य सम्मिलित किए गए हैं शीतवीर्य हैं, लेकिन शीतवीर्य होते हुए भी पूछ रहा है कि कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ पाचन के रूप में वर्णित है। श्रेष्ठ पाचन के रूप में वर्णित है, तो श्रेष्ठ पाचन के रूप में वर्णित है मुस्ता। तो ये शीतवीर्य भी है और श्रेष्ठ पाचन का भी कार्य करता है, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न जो है वह कह रहा है कि कटुकी द्रव्य से प्रमुखतः कौन सा कर्म होता है। कटुकी द्रव्य से प्रमुखतः कौन सा कर्म होता है? तो कटुकी द्रव्य से जो कर्म है वह होता है भेदन का। कौन सा कर्म होता है? भेदन का कर्म होता है। कटुकी द्रव्य से भेदन का कर्म होता है, ठीक है, भेदन का। तो आप भेदन पे सही का निशान लगाएंगे, ठीक। और भेदन आपको बता दें, भेदन, रेचन, लेखन और संस्तरण, ये सभी जो है एक तरह से शरीर के जो मल हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया है। तो भेदन जो है दोषों का भेदन करता है, तो एक तरह से कटुकी जो है भेदन द्रव्य के अंतर्गत आता है, मतलब कि डायरेक्टली जो है दोष के ऊपर काम करता है, उनका भेद करके शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य करता है। तीसरा प्रश्न अगर देखा जाए तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि तीक्ष्ण विरेचक द्रव्य का उदाहरण है। ऐसा विरेचक जिसे क्या कहा गया? तीक्ष्ण विरेचक। तो तीक्ष्ण विरेचक का उदाहरण क्या है? तो स्नुही। आप स्नुही को सेहुंड भी कहते हैं। स्नुही का दूसरा नाम क्या है? सेहुंड। सेहुंड, सेहुंड भी कहा जाता है। इसका क्षीर, स्नुही का क्षीर भी प्रयोग में लिया जाता है। स्नुही क्षीर आप सुने भी होंगे, कई बार देखा भी होगा। इससे क्षार सूत्र भी तैयार किया जाता है, क्षार सूत्र, जिससे अर्श रोग में एक तरह से क्षार सूत्र की प्रक्रिया द्वारा अर्श अगर जो है भगंदर है उसको काटने की व्यवस्था जो है की जाती है क्षार सूत्र के द्वारा। तो उसमें जो दुग्ध प्रयोग में लिया जाता है, जो क्षीर प्रयोग में लिया जाता है, वो स्नुही वृक्ष का क्षीर ही प्रयोग में लिया जाता है, जिसे हम सेहुंड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्नुही को सेहुंड भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में स्नुही न लिख करके सेहुंड अगर लिख दे तो दिमाग में आपको रखना है कि नहीं वही चीज़ है। तो तीक्ष्ण विरेचक है। कैसा विरेचक है? तीक्ष्ण विरेचक द्रव्य कौन सा है? सेहुंड, यानी कि स्नुही। अगला प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में अगर जाएंगे तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? यह कह रहा है बुद्धि का लोप करने वाला द्रव्य क्या कहलाता है। अब ये बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बुद्धि का लोप कराने वाला जो द्रव्य है वह क्या होता है। तो जो बुद्धि का लोप करा दे वो मदकारी है। कई बार बताया गया है मदकारी में जितने भी मद आते हैं, मद पदार्थ जो कि मदांध करते हैं, नशा उत्पन्न करते हैं, जिसमें भंगा है, भंगा, ऐफेन, ऐफेन, धतूर, धतूर और धतूर बीज, ये सभी जो हैं
सभी मदकारी पदार्थ हैं और ये मदकारी क्या करते हैं, बुद्धि का लोप कर देते हैं, मतलब कि जो सोचने समझने की क्षमता होती है मनुष्य की उसका लोप कर देते हैं। इसलिए कोई भी मादक पदार्थ कोई व्यक्ति विशेष ले लेता है तो उसे यह नहीं समझ में आता है कि गलत क्या है सही क्या है, उस चीज़ में वह मतभेद नहीं कर पाता है, तो यह बुद्धि का लोप कर देते हैं। तो जिनको हम क्या कहते हैं, मदकारी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पाँचवा प्रश्न। पाँचवें प्रश्न में क्या कह रहा है, पाँचवा प्रश्न कह रहा है वात पित्त कफ, क्या कह रहा है, वात पित्त कफ दोषों के संशोधनार्थ, मतलब कि इनके संशोधन के लिए क्रमशः इनमें से कौन सा संशोधन कर्म करना अपेक्षित है। अब स्टेप वाइज दिया हुआ है, क्रमवार है। वात के लिए कौन सा संशोधन कर्म करना है, पित्त के लिए कौन सा करना है, कफ के लिए कौन सा करना है, तो क्रमशः करने के लिए कह रहा है। तो वात के लिए जो संशोधन कर्म है वो बस्ती है, वात के लिए क्या है, बस्ती। पित्त के लिए क्या है, विरेचन, पित्त के लिए क्या है, विरेचन, और कफ के लिए क्या है, वमन। तो क्रमशः अगर देखें तो संशोधन करने का जो कार्य है वो हर दोष के लिए एक उपक्रम अलग से है, बस्ती, विरेचन और वमन, वात पित्त और कफ के लिए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बस्ती, विरेचन, वमन, जो क्या है, वात पित्त कफ के लिए है। इसी तरह से आपको याद करना है। तो ये पहला ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगर हम बात करें छठवें प्रश्न की, तो छठवें प्रश्न में भी जो प्रश्न जो दिए जा रहे हैं सभी एक तरह से मिलते जुलते सेक्शन से दिए जा रहे हैं, मतलब कि कई में जो द्रव्य के गुण पूछे जा रहे हैं तो कई में क्या है, व्याधियों के अनुरूप उनके कार्य को भी पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न में अगर देखें तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रलापकर मदकारी द्रव्य का उदाहरण है। प्रलापकर मदकारी द्रव्य का उदाहरण है। तो प्रलापकर कहने का मतलब क्या है कि इसको लेने के बाद से जो व्यक्ति विशेष है वह पूरी तरह से मदान्ध हो जाता है और उसमें रोएगा, हंसेगा, अलग अलग तरह की उसकी प्रक्रिया होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, भंगा, मतलब कि भांग। भंगा मतलब भांग। यह प्रलापकर है और एक तरह से इसमें हमने बताया भी होगा आपको रसशास्त्र के अंतर्गत कि इसमें क्या है, मद ज़्यादा होता है, एक तरह से विष भी होता है, प्राकृतिक विष होता है जिसको प्रक्षालन प्रक्रिया के द्वारा नष्ट किया जाता है। भंगा में क्या होता है, प्रक्षालन करके हम उसके जो विष होते हैं, अल्प विष होते हैं, उनको हम नष्ट कर सकते हैं। प्रक्षालन करने का मतलब क्या है, पानी में भिगो करके या पानी में धो करके इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। एक और चीज़ है, जो प्रमेह रोग है, प्रमेह रोग में सुबह 2 पत्ते 4 पत्ते अगर इसके रोगी को खिलाया जाए तो इसका भी लाभ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। भंगा क्या है, एक तरह से प्रलापकर मदकारी हैं। याद आपको रखना है, दोनों के एक साथ अगर इस शब्द को जोड़ करके याद रखेंगे तो याद होगा। प्रलापकर मदकारी क्या है, भंगा है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं पूरा प्रश्न लिखें। प्रलापकर मदकारी भंगा है। और पूरी तरह से अगर अहिफेन की बात करें तो अहिफेन को हम क्या कहते हैं, अफीम कहते हैं। अहिफेन क्या है, अफीम है। वत्सनाभ आपको पता है, ये भी विष होता है इसमें। और कपिलू, कुपिलू लिखा हुआ है, कपिलू भी कई जगह लिखा होता है। तो ये सभी जो है एक तरह से मदकारी हैं, लेकिन भंगा जो है प्रलापकर मदकारी है, याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न। आपको बताते चले, बार बार हम कह रहे हैं कि जो क्लासेज हैं हमारे आयुर्भास्कर ऐप पे क्लासेस विस्तृत तरीके से चल रहे हैं और बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं ख़त्म भी किए जा चुके हैं, टेस्ट सीरीज भी दी जा चुकी है और पूरी क्लासेज जो है डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं। और बार बार आपको बताया जा रहा है कि आप अगर देर कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो हम क्लास लेकर के तैयारी कर लेंगे, तो आपके मान का नहीं है। आपको बता दें कि जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए और पूछिए कि पढ़ाई कैसे हो रही है, आपका जो सिलेबस है कितना लेंदी है, कितना ब्रॉड क्षेत्र है आपके सिलेबस का, कितना विस्तृत है सिलेबस आपका। तो उसको अगर सही तरीके से पढ़ना है और भर्ती में एक सीट अपने लिए पक्की करना है तो तैयारी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। और अगर आप लेट करते हो, देर करते हो तो आपके पास समय कम बचेगा, आप तैयारी में पूरा समय नहीं दे पाओगे और भर्ती में सिलेक्शन होते होते रह जाएगा, तो हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अभी भी आपके पास समय भरपूर है, आप चाहें तो अभी भी क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस ज्वाइन करने के बाद से आपको बता सकते हैं, हम बता दें कि जो भी कंटेंट है, जो भी पढ़ाया जा चुका है, आपको पूरे ऐप पे सारी चीज़ें वैसे ही जैसे पढ़ाई गई है वैसे ही वहाँ पे मिल जाएंगी। नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, MCQ मिल जाएगा। तो फटाक से आप जो है हमारा जो कोर्स है परचेज कर लीजिए। और हमने बार बार कहा है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक भी है, आप वहाँ से डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे ईजी वे क्या है,
आप गूगल में आयुर भास्कर लिख करके हमारे होम पेज से लॉगिन करके भी ऐप परचेज करके डेस्कटॉप पे भी पढ़ाई कर सकते हो। और सबसे आसान है, प्ले स्टोर में जाकर के आयुर भास्कर ऐप इंस्टॉल कीजिए, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए और वहाँ पे अपने सुविधा अनुसार जो भी कोर्स आपको परचेज करना है परचेज करके आप क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो द्रव्य स्ववीर्य से स्त्रोतस के दोष संचय का निर्हरण करते हैं। अब देखिए, जो द्रव्य स्ववीर्य, स्ववीर्य का मतलब उनका खुद का तासीर, वीर्य को हमने बताया है तासीर, तो स्ववीर्य उनके खुद के वीर्य की बात कर रहा है, से स्त्रोतस के दोष संचय। स्त्रोतस की बात करेंगे तो दो चीजें होती हैं, एक महास्त्रोतस होता है, क्या होता है, महास्त्रोतस, और एक क्या होता है, स्त्रोतस। तो जब स्त्रोतस की बात करेंगे तो एक अंग विशेष की बात किया जा रहा है, आंतरिक अंग विशेष की बात की जा रही है, वो स्त्रोतस में होगा। और महास्त्रोतस क्या है, जिसका संबंध जो है पूरे शरीर के अंगों से हो, वो महास्त्रोतस से है। जैसे मुख जो है महास्त्रोतस है, त्वचा महास्त्रोतस है, और अंग विशेष की बात करेंगे तो वृक्क, यकृत, ये सब क्या है, स्त्रोतसों के अंतर्गत आएंगे। तो स्त्रोतस के दोष संचय का निर्हरण करते हैं। तो जिनका खुद का वीर्य होता है और स्त्रोतस के दोष संचय का निर्हरण करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, हरण करते हैं उसका, उसे हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम जो है प्रमाथि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमाथि। एक तरह से प्रमाथि द्रव्य की जो है परिभाषा भी हो गई, जो स्त्रोतसों के दोष संचय का निर्हरण करे उसे हम प्रमाथि कहते हैं। इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में यदि देखा जाए तो कह रहा है श्योनाक। श्योनाक भी एक औषधि है। श्योनाक की अन्वह स्त्रोतस, अन्वह स्त्रोतस की बात करेंगे तो ये मुख मार्ग से होते हुए हमारे उदर तक, हमारे आंत्रों तक के जो अंग हैं वो अन्वह स्त्रोतस के अंतर्गत आएंगे। तो श्योनाक अन्वह स्त्रोतस पर क्रिया का कैसा स्वरूप होता है, तो श्योनाक का जो क्रिया है वह अन्वह स्त्रोतस पे किस तरह से कार्य करता है, तो वह कार्य करता है अस्तंभन का। किस तरह का कार्य करता है, अस्तंभन का, मतलब कि उन्हें एक तरह से शरीर में रोक करके रखता है। ठीक है, तो श्योनाक का कार्य याद रखिएगा, ये अस्तंभन का कार्य करता है। और किन पे, अन्वह स्त्रोतसों पे किस चीज का कार्य करता है, अस्तंभन का। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है इनमें से त्रिवृत्त द्रव्य कौन सा है। अब त्रिवृत्त का मतलब कि जिसमें 3 तरह के जो कार्य हैं कर रहा है, तो त्रिवृत्त द्रव्य कौन सा है, वो है सुख विरेचक। तो सुख विरेचक जो है त्रिवृत्त द्रव्य है। क्या है, त्रिवृत्त, मतलब कि त्रिवृत्त जो है कार्य, त्रिवृत्त का जो कार्य है वह सुख विरेचक का कार्य होता है। सुख विरेचक जो है त्रिवृत्त कार्य करता है सुख विरेचक का, मतलब कि ऐसा विरेचक जिससे तकलीफ नहीं होती है, शरीर के दोष बाहर आते हैं लेकिन तकलीफ नहीं करते हैं, तो ये सुख विरेचक की कैटेगरी में आता है। अगर 10वें प्रश्न को लेंगे तो 10वें प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है सुश्रुत ने रेचन द्रव्यों में किस महाभूत के गुणों का आधिक्य माना है। तो शानदार प्रश्न है। सुश्रुत ने रेचन द्रव्यों में किस महाभूत के गुणों का आधिक्य माना है, मतलब रेचन द्रव्यों में किस महाभूत का आधिक्य होता है, ये सुश्रुत के अनुसार आपको बताना है। तो सुश्रुत कहते हैं कि जो रेचन द्रव्य हैं उसमें पृथ्वी और जल महाभूत का समावेश होता है, और समावेश ही नहीं, वो आधिक्य होते हैं, मतलब कि वो अधिक होते हैं। जो रेचक द्रव्य हैं या रेचन द्रव्य हैं उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है, ऐसा सुश्रुत का मानना है। तो ये चीज़ याद रखना है कि सुश्रुत ने रेचन द्रव्यों में बताया है कि पृथ्वी और जल की अधिकता होती है, इन महाभूतों की अधिकता होती है। 11वां प्रश्न देखिए। 11वें प्रश्न में कह रहा है कि त्रिफला और त्रिकटु का मिश्रक गणों के अंतर्गत समावेश प्रथमतः किस आचार्य ने किया है। अब देखिए यहाँ पे प्रथमतः कह रहा है, प्रथमतः तो मतलब ये क्या है कि सबसे पहला मत किस आचार्य का है, किसके लिए, त्रिफला और त्रिकटु का मिश्रक गणों के अंतर्गत समावेश, मतलब इन्होंने क्या किया है, जिस आचार्य की बात कही जा रही है उन्होंने त्रिफला को मिश्रक गण में सम्मिलित कर दिया और इनका ये पहला मत था। क्या था, पहला मत था। तो आचार्य सुश्रुत ने किसको, त्रिफला, याद रखना है, इस तरह भी लिख सकते हैं, त्रिफला और त्रिकटु। त्रिफला त्रिकटु को किसके अंतर्गत रख दिया है, मिश्रक गण में। किस में रखा है, मिश्रक गण। ऐसे ही लिख सकते हैं कि किस आचार्य ने मिश्रक गण में त्रिफला और त्रिकटु को रखा है, तो आचार्य सुश्रुत ने। किसने रखा है, आचार्य सुश्रुत ने, याद रहेगा। आगे चलते हैं।
बार बार कह रहे हैं कि मेहनत कीजिए। और हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या पता भर्ती अगले साल आए न आए, कब तक आए, तो आप इसको अंतिम मौका मान करके ही तैयारी कीजिए और जी जान लगा करके ही पढ़ाई कीजिए। और कहीं भी भूलने भटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपसे अगर ये कहता है कि नहीं आइए हम आपकी तैयारी करा देते हैं बेहतरीन, चाहे जैसे भी, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपको लुभा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि उनको ना तो आपके पाठ्यक्रम के बारे में पता है, ना तो आपके बोर्ड के बारे में पता है, ना ही आपके सब्जेक्ट के बारे में पता है, तो वह तैयारी क्या कराएंगे। तो आप इसलिए आप होशियार हो, अपने तरीके से अपनी तैयारी की जो जगह है उसको चयन कीजिए और तैयारी अपने तरीके से कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं 12वां प्रश्न, उसमें कह रहा है कि आचार्य सुश्रुत पंचमूलों की संख्या बताते हैं। पंचमूल की संख्या सुश्रुतानुसार कितनी है? तो पंचमूलों की संख्या जो है सुश्रुत के अनुसार 5 है। तो सुश्रुत ने पंचमूलों की संख्या कितनी बताई है? 5 बताई है। तुम्हें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि पंचमूल जो है सुश्रुत के अनुसार 5 है, किसी अन्य आचार्य का उल्लेख यहाँ पे नहीं है। 13वें प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि जीवनी पंचमूल एवं मध्यम पंचमूल, 2 पंचमूल की बात कर रहा है। जीवनी और मध्यम पंचमूल का वर्णन किस आचार्य ने किया है? कि जीवनी ऐसे भी हो सकता है ना, दोनों का एक साथ पूछ दिया, अलग अलग भी पूछ सकता है कि मध्यम पंचमूल का वर्णन किस आचार्य ने किया है और जीवनी पंचमूल का वर्णन किस आचार्य ने किया है। तो अलग अलग भी पूछेगा, तो अभी आंसर आपको बागभट्ट का ही बताना है। आचार्य बागभट्ट ने क्या किया है? जीवनी पंचमूल बताया है और मध्यम पंचमूल के बारे में वर्णन किया है, याद रहेगा। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वें प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है लघु पंचमूल और कंटक पंचमूल। यहाँ पे भी देखिए 2 पंचमूलों को सम्मिलित कर दिया है, लघु पंचमूल और कंटक पंचमूल। दोनों श्रेणियों में किस द्रव्य का उल्लेख आता है? अब लघु में किसका उल्लेख आएगा और कंटक में किसका उल्लेख आएगा? तो दोनों में अगर हम देखें तो गोछुर। अब लघु पंचमूल और जो कंटक पंचमूल है ना, इसे हम बृहत पंचमूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बृहत पंचमूल, बृहत पंचमूल। और यह क्या है? जो गोछुर है, गोछुर कॉमन द्रव्य है। कॉमन मतलब कि क्या है? वो लघु पंचमूल में भी आएगा, बृहत पंचमूल में भी आएगा, या जिसको हम कंटक पंचमूल कह रहे हैं। कंटक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो पौधे सम्मिलित किए जाते हैं वो कांटेदार भी होते हैं, कांटे होते हैं उनके शरीर पे, अगर फल भी लेंगे तो कांटेदार होंगे, तो इसलिए कंटक पंचमूल कहिए। और बृहत पंचमूल इसलिए क्योंकि इनके वृक्ष जो हैं बहुत विशालकाय होते हैं, इसलिए बृहत पंचमूल के अंतर्गत रखा गया है। तो गोछुर याद रखिएगा, गोछुर ऐसा द्रव्य है जो लघु पंचमूल और कंटक पंचमूल में कॉमनली सम्मिलित किया गया, याद रहेगा। और बार बार याद करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, याद करेंगे तभी आपके साथ परीक्षा हाल में जाएगा। बाकी आप सोच रहे हो कि नहीं सोर्स सिफारिश लगा के हम नौकरी पा लेंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा और कम से कम हम क्या कह रहे हैं कि कम से कम आप 2 घंटे की पढ़ाई जो है रेगुलर कीजिए, तब जाके चीज़ें जो है सही होंगी, ठीक। वल्ली पंचमूल। अब देखिए वल्ली पंचमूल में रजनी से हरिद्रा द्रव्य का उपदेश किस आचार्य ने दिया है? वल्ली पंचमूल, रजनी, ये औषधि द्रव्य के अंतर्गत इसको भी सम्मिलित किया गया है। रजनी से हरिद्रा द्रव्य का, हरिद्रा किसे कह रहे हैं? हल्दी को। किसे कह रहे हैं? हल्दी को। तो हल्दी, हरिद्रा द्रव्य का उपदेश किस आचार्य ने दिया है? तो आचार्य सुश्रुत का नाम यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रख लेना है कि वल्ली पंचमूल, रजनी से हरिद्रा द्रव्य का उपदेश किस आचार्य ने दिया है? तो आचार्य सुश्रुत ने इसका उपदेश दिया है। तो ये आपके जो द्रव्यगुण विज्ञान की जो सीरीज चल रही थी, तो यह अंतिम सीरीज थी जिसमें 15 प्रश्नों का समावेश किया गया है। इनको सम्मिलित किया गया अलग अलग सेक्शन से, और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार भी प्रश्न है, पाठ्यक्रम से थोड़ा सा हटके भी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया, क्योंकि ये नहीं पता है कि परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। अगले बार से आपकी जो MCQ आएगी वो भेषज कल्पना विषय पर आधारित होगी। भेषज कल्पना के अलग अलग सेक्शन से उसे तैयार किया जाएगा, आप सभी को बताया जाएगा। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे चैनल पे, हमारे ऐप पे जो तैयारी हो रही है वो अलग तरीके से कराई जा रही है। एक बार आप हमारे चैनल पे आइए, डेमो क्लासेस जो हैं उसे देखिए, और आप जो लॉक लगे हुए जो कंटेंट में जो फोल्डर बने हुए हैं उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हो कि हमारे पास तैयारी का कितना बड़ा भंडार है। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और अलग जगह पे अगर आप जाएंगे तो आपको क्या होगा, गूगल ड्राइव में वीडियो भेज दिया जाएगा या अन्य चीज़ें दे दी जाएंगी, जिससे आप उलझ जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि समय अभी भी है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, तो अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट तक शेयर कीजिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कमेंट कीजिए, कमेंट में ही उसका आंसर दिया जाएगा। आप क्या करते हो कि पढ़ते तो हो नहीं, आप बस क्या करोगे कि सर बताइए कि कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म पड़े हैं, आप ये बताइए कि सर परीक्षा कब होगी, सर ये बताइए कि हमारी नौकरी होगी नहीं होगी, सर सब बता दें, आप मत पढ़िए और जा करके परीक्षा हाल में 0 करके आइए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कमेंट आप जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं करते हो, क्योंकि जैसे लगता है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो। या तो हमको 2 चीज़ें नज़र आती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हो, और सबसे बड़ी चीज़ ये नज़र आती है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। तो जब कुछ नहीं आ रहा है तब ये सोचते होगे क्या इसमें पूछें, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, जब पढ़ाया जा रहा है उसमें जो नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।